नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज जो है ज्योग्राफी की क्लास में हम उल्का के बारे में पढ़ेंगे और चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, सॉरी पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं और धूमकेतु क्या होते हैं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे उल्का। उल्का क्या होती है और कैसे इनका निर्माण होता है। तो ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इनका निर्माण जो है, सबसे पहले निर्माण की बात करते हैं। तो इनका निर्माण भी कैसे होता है? इनका निर्माण भी धूल कणों के साथ होता है। किसके साथ होता है? धूल कणों के साथ होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह का निर्माण भी धूल कणों के साथ होता है, गैसों के साथ होता है। और वैसे ही हमारे धूमकेतु जो कॉमेट्स है उनका निर्माण भी जो है किसके साथ होता है? इन्हीं धूल कणों के साथ होता है। ठीक है, आगे बात करें कि जो है जब ये जो है क्या करते हैं, जब यहां अंतरिक्ष में घूमते हैं तब इन्हें उल्का कहते हैं। तब इन्हें क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। तो दोस्तों जब ये जो खगोलीय पिंड है, कौन ये जो उल्का है, ये जब आकाश में या अंतरिक्ष में जब घूम रहे होते हैं तो उस समय इसको जो है उल्का कहा जाता है। ठीक है, यदि जब जो है क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके बल के कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब ये पृथ्वी की ओर गिरते हैं तो तब इन्हें जो है क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि कब इन्हें उल्का कहते हैं और कब इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम रात्रि के समय बाहर खड़े होकर आकाश की तरफ देखते हैं तो तब हमें जो है क्या एक चलता हुआ तारा दिखाई देता है, या जिसे हम जो है सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा। ठीक है, तो ये टूटता हुआ तारा और कुछ नहीं होता है, ये उल्का ही होते हैं। ठीक है, ये जो क्या गति कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि उल्का जो है किस समय कहते हैं? इन खगोलीय पिंडों को। और उल्का पिंड जो है किस समय कहते हैं? अगर आगे बात करें तो इनका जो है क्या महत्व है? इनका वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व है। क्यों है? क्योंकि ये जो है आकाश में विचरण करते हुए ग्रहों की संरचना और संगठन का एकमात्र प्रत्यक्ष स्रोत है। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है कि ग्रहों की जो संरचना है, ठीक है, किसकी? जो ग्रह हैं हमारे, उनकी जो संरचना और संगठन है, अर्थात ग्रह किस प्रकार से बने हैं, ठीक है, उनकी संरचना किस प्रकार से हुई है, संगठन किस प्रकार से हुआ है, तो उनकी जानकारी का जो है हमारे पास प्रत्यक्ष जो सीधा सीधा स्रोत है, तो वो दोस्तों क्या है? उल्का ही है। ठीक है, इसलिए जो है ये वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये था हमारी उल्का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को उल्का के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। ठीक है, चंद्रमा जो है ये आप सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र जो है क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, क्या है? ये पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, अब बात करें तो इसे जो है जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत बार जो है ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो सबको आजकल जो है पता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो क्या है? चंद्रमा है। लेकिन अभी जो है इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि किसे जो है जीवाश्म उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? चंद्रमा को जाना जाता है। ठीक है, अगली जो इसकी विशेषता है, यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए उपग्रह होने के नाते जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाएगा? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा।
अब अगली जो इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें वायुमंडल नहीं है। ठीक है, क्या है, चंद्रमा में जो है अब तक ज्ञात जानकारी के अनुसार जो है क्या है, वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत कम अर्थात न के बराबर ही है। ठीक है, तो अब गुरुत्वाकर्षण बल ना होने की वजह से और वायुमंडल ना होने की वजह से, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल और वायुमंडल ना होने की वजह से यहाँ पर जो है गैसों का टिकाव नहीं हो पाता है, गैसों का ठहराव जो है नहीं हो पाता है। अब गैसों का ठहराव ना होने की वजह से जो है यहाँ पर जीवन की संभावना भी कम बनी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये विशेषता भी जो है, क्या चंद्रमा में वायुमंडल पाया जाता है, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है तो नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करें तो सबसे पहले कौन व्यक्ति जो है चंद्रमा पर गया था, तो आप सब लोग इसको भली भांति जानते हैं कि सबसे पहले जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, दो व्यक्ति जो है चंद्रमा पर गए थे, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम ही आता है। कब गए थे, तो दोस्तों ये 21 जुलाई वर्ष 1969 को जो है किस अंतरिक्ष यान से गए थे, तो अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से गए थे। ठीक है, तो दोस्तों कितने व्यक्ति गए थे, दो व्यक्ति गए थे। कौन कौन से गए थे, एक तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, दूसरा जो है बज एल्ड्रिन था, बज एल्ड्रिन नामक व्यक्ति था। ठीक है, याद रखना, इसका नाम भी जो है आप लोगों ने याद रखना है। कब गए थे, 21 जुलाई वर्ष 1969 को पहुंचे थे। ठीक है दोस्तों, सॉरी कहा, 21 जुलाई जो है 1969 को पहुंचे थे, अर्थात चंद्रमा की धरती पर पहुंचे थे। ठीक है, किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से गए थे, तो अपोलो 11 नामक जो है अंतरिक्ष यान के माध्यम से गए थे। तो परीक्षा में जो है ये भी सीधा सीधा पूछा जाता है। डेट जो है आप लोगों ने याद रखनी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आगे बात करें, यह इनकी बोलने का मतलब कौन, ये दोनों, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जो हैं, ये चंद्रमा के जिस भाग पर पहुंचे थे, जिस भाग पर ये इनका यान उतरा था, या ये जो है चंद्रमा की धरती पर पहुंचे थे, तो उसका नाम था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, क्या नाम था, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, अर्थात शांति का सागर जो है जगह का नाम दे दिया, जो कि पृथ्वी से क्या है, जो कहते हैं जो है क्या है, चंद्रमा का एक अदृश्य भाग है, अर्थात पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। अब ये जब दोनों अंतरिक्ष यान के माध्यम से चंद्रमा पर गए, तो ये जो है पृथ्वी से सदृश भाग में नहीं पहुंचे, ये दोनों जो है किस भाग में पहुंचे, चंद्रमा के जो पृथ्वी से अदृश्य भाग है उस भाग पर पहुंचे, तो उस भाग का नाम दे दिया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, यह शांति का सागर। ठीक है, अब आगे बात करें तो यह अपने अक्ष पर लगभग जो है 29 दिनों में घूम जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो चंद्रमा है वो दोस्तों अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है कितने दिनों में लगाता है, 29 दिनों में लगाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो है यह कितने दिनों में घूम जाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो है यह 27 दिनों में घूम जाता है दोस्तों। तो देखो 27 दिनों, मान लीजिए ये जो हमारे पास क्या है, पृथ्वी है और ये जो है चंद्रमा है, तो ये इस तरह से जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमने में, एक चक्कर लगाने में, यानी पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो है कितने दिनों का समय लेगा, 27 दिनों का समय लेगा। तो इन्हीं 27 दिनों के जो समय है हमारे पास, ठीक है, टाइम पीरियड है या अवधि है, तो इस अवधि को हम किस मास के नाम से जानते हैं, नक्षत्र मास के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ से बनता है कि नक्षत्र मास जो है किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने की स्थिति, इनकी अर्थात जो 27 दिनों की अवधि है, उस अवधि को दोस्तों क्या कहा जाता है, नक्षत्र मास कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करें कि अपने अक्ष पर जो है लगभग ये कितने दिनों में घूम जाते हैं, 29 दिनों में घूम जाता है। तो अब 29 दिनों में जो घूमने की जो
अवधि है उस अवधि को हम क्या कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो चंद्रमा जब अपने ही अक्ष पर, ठीक है, क्या है, गति करते हुए घूमते 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 एक तो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, और जब जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करने की दिशा में बढ़ता है, तो ये खुद भी घूम रहा होता है। ठीक है, इस तरह से खुद भी जो घूम रहा होता है। तो अब मान लीजिए जो है क्या, इस तरह से घूम रहा है, यहाँ से घूमते हुए पुनः जो है ये इस स्थिति में पहुंचे, तो यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना समय लगता है, तो यहाँ पर पहुंचने के लिए दोस्तों इसको 29 दिनों का समय लगता है। ठीक है, और इन्हीं 29 दिनों की जो समय अवधि है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें चंद्रमास कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा दो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि नक्षत्र मास किसे कहा जाता है और चंद्रमास किसे कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को नक्षत्र मास और चंद्रमास का पता लग चुका होगा। अब बात करें, चंद्रमा जो है, चंद्रमा का अपना प्रकाश दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, रात को जब हम चंद्रमा को चमकता हुआ जो देखते हैं, तो दोस्तों वो चमक जो है, वो जो प्रकाश है, वो चंद्रमा का खुद का नहीं होता है, तो वो जो है सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब आगे बात करें कि अमावस्या को जो है चंद्रमा लुप्त हो जाता है। ठीक है, ये जो है आप सब लोग जानते हैं कि अमावस्या के दिन जो है अंधेरी काली रात होती है, तो क्या हो जाता है, अमावस्या को चंद्रमा लुप्त हो जाता है, और अमावस्या से पूर्णिमा तक की अवधि को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है, अर्थात जो अमावस्या की रात होती है दोस्तों, तो उसके ठीक अगले रात से जो है चंद्रमा धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से छोटा सा बड़ा सा, सॉरी, छोटा सा है, बड़ा सा, बड़ा सा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और एक दिन जो है पूरा जो है गोला बन जाता है। ठीक है, तो जब अमावस्या होती है तो रात, अंधेरी रात होती है। ठीक है, अमावस्या से पूर्णिमा तक की जो अवधि होती है, कितने दिनों की अवधि होती है, 15 दिनों की अवधि होती है। दोस्तों याद रखना, कितने दिनों की अवधि होती है, 15 दिनों की अवधि होती है। ठीक है, तो इस 15 दिनों की अवधि को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि चंद्रमा जो है धीरे धीरे से बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए शुक्ल पक्ष की अवधि कितनी है, तो 15 दिनों की है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये तो था शुक्ल पक्ष। ठीक है, अब दूसरा जो पक्ष आता है चंद्रमा में, वो आता है दोस्तों कृष्ण पक्ष। ठीक है, कौन सा पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, ठीक है, अब कृष्ण पक्ष में जो है ठीक इसके विपरीत हो जाता है, चंद्रमा बड़ा है, फिर छोटा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, एक दिन जो है खत्म, इनकी विलुप्त ही हो जाएगा। तो उस दिन जो है क्या हो जाता है दोस्तों, उस दिन अमावस्या की रात होती है। कौन सी रात होती है, अमावस्या की रात होती है। तो अब देखिए क्या होता है, कृष्ण पक्ष में क्या होता है दोस्तों, पूर्णिमा से अमावस्या तक, ठीक है, कहां से कहां तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक की अवधि को दोस्तों कृष्ण पक्ष कहा जाता है। यदि इसके समय अवधि यानी कि दिनों की बात करें कि कृष्ण पक्ष में भी कितने दिन होते हैं, तो इसमें भी दोस्तों 15 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अंतर भी स्पष्ट जो है हो गया होगा, और आपको ये भी पता लग चुका होगा कि कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं, शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं। और दिनों की बात करें तो 15 दिन यहाँ पे भी होते हैं, 15 दिन जो है यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि चंद्रमा का जो है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में एक पर्वत है,
जिसका नाम लिवनिटीज है, जिसका नाम दोस्तों क्या है, लिबर्निटीज है। याद रखना दोस्तों, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि चंद्रमा में स्थित जो है पर्वत का क्या नाम है, तो क्या नाम है, लिवनिटीज पर्वत का नाम है। किस ध्रुव में स्थित है, तो दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। ठीक है, यदि अब आगे बात करें तो चंद्रमा की जो सतह है, इसकी सतह में टाइटेनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टाइटेनियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर जो है कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्तों वो पाया जाता है हमारा टाइटेनियम। ठीक है, तो ये था हमारा चंद्रमा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को उल्का और चंद्रमा के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, बाकी कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।